हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास की अभ्यास प्रश्नों की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर की व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़ ली है। इसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों को भी सॉल्व करा दिया है। वो क्लासेज आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। इस क्लास में हम अध्याय 9 के जो अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उन अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे, मेंडल के एक प्रयोग में जो लंबे मटर के पौधे हैं, उन लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे, यानी पौधे कैसे थे, लंबे थे और पुष्प कैसे थे, बैंगनी थे। तो लंबे को हम किससे ले रहे हैं, कैपिटल टी से, और बैंगनी को किससे ले रहे हैं, कैपिटल डब्ल्यू से, का संकरण बौने पौधों से किससे कराया गया, बौने पौधे, और वो कैसे थे, सफेद थे। तो बौने को हम ले रहे हैं स्मॉल टी से और रंग को ले रहे हैं स्मॉल डब्ल्यू से। तो इन दोनों के बीच में जब संकरण कराया गया तो संतति के सभी पौधों के पुष्प कौन से रंग के थे, बैंगनी रंग के थे, यानी प्रभावी लक्षण कौन सा था, बैंगनी था, परंतु उनमें से आधे कैसे थे, बौने थे। तो इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवांशिक रचना निम्न थी। तो जो इन दोनों के बीच में जब संकरण कराया जाएगा तो देखो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, और ये ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन टी है, ऑप्शन सी है। ठीक है, तो ये आपके पहले का आंसर हो जाएगा। अगला है, समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंग किसे कहते हैं, ऐसे अंग जिनकी संरचना लगभग एक समान होती है लेकिन कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। अगर हम विकास के संबंध में बात करें तो हमारी इनमें से किसके साथ अधिक समानता देखने को मिलेगी, तो किसके साथ मिलेगी, चीन के विद्यार्थी के साथ, क्योंकि वो भी क्या है, एक प्रकार का मानव है। तो उसके साथ हमारी विभिन्नताएं या समानता ज्यादा देखने को मिलेगी। अगला है, एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक यानी माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की होती है। इस आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग को लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी है, यानी उस लक्षण को हम क्या कह सकते हैं कि वो प्रभावी है अथवा अप्रभावी। अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो हम कहेंगे कि नहीं, यह बताना संभव नहीं है कि आंखों का जो हल्का रंग है वो लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी है, जब तक कि दोनों प्रकार के विकल्पों का पता नहीं हो। यानी हमें यह नहीं पता कि प्रारंभ में माता पिता में ऐसे दो कौन से लक्षण थे जिनके बीच में संकरण हुआ था। हमें तो केवल उसकी संतति में जो लक्षण में दिखाई दे रहा है वो पता है ना। तो हम यहां पर डायरेक्ट नहीं कह सकते कि किन किन लक्षणों के बीच में संकरण कराया गया था। ऐसा भी संभव है कि माता पिता में दोनों ही विकल्प हल्के रंग की आंखों के हो, क्योंकि लक्षण की प्रतिकृति दोनों जनकों से क्या होती है, वंशानुगत होती है। अप्रभावी तभी होंगे जब दोनों से प्राप्त जीन क्या हो, अप्रभावी हो। अतः हम केवल क्या लगा सकते हैं, यहां पर अनुमान लगा सकते हैं कि अगर किसी संतति में आंखों का रंग हल्का है तो उसके माता पिता की जो आंखें हैं उनका रंग भी हल्का हो सकता है, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वो लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन आपस में किस प्रकार परस्पर संबंधित है। ये बोल रहा है कि जैव विकास और वर्गीकरण इन दोनों का जो अध्ययन है वो आपस में किस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड है। तो विभिन्न जीवों के बीच समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर ही उनका हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। जब भी हम किसी चीज का वर्गीकरण करते हैं तो किस आधार पर करते हैं, जीवों के बीच में क्या क्या समानता है और क्या क्या विभिन्नता है, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, जीवों का वर्गीकरण करते हैं। दो स्पीसीज या प्रजाति के बीच में जितने अधिक अभिलक्षण एक समान होंगे उनका संबंध उतना ही क्या होगा, निकट का होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि दो प्रजातियों के बीच में समान लक्षण बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे तो मतलब उनका एक दूसरे से बहुत ही निकट संबंध है। और यदि उनके बीच जितनी अधिक समानताएं होगी तो हम कह सकते हैं कि उनका जो उद्भव है वो भी निकट अतीत में उनके समान पूर्वजों से ही हुआ होगा। समान पूर्वजों से उत्पन्न होने के कारण ही उनके बीच में हमें ज्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है।
और जब दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में हमें बहुत कम विभिन्नता एक जैसी देखने को मिलती है तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच जो संबंध है वो बहुत ही निकट का नहीं है, यानी बहुत दूर का संबंध है और आज से बहुत हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व हो सकता है इनके पूर्वज एक जैसे होंगे, लेकिन इनके बीच में जो संबंध है वो बहुत ही कम है। कब? जब हमें लक्षण ज्यादा समान देखने को नहीं मिलते हैं। तो जब समान लक्षण ज्यादा देखने को मिलेंगे तो हम कहेंगे कि वो एक दूसरे से बहुत ही निकट संबंधी है, और जब ज्यादा लक्षण एक जैसे समान देखने को नहीं मिलेंगे तो हम कहेंगे कि इनके बीच में जो संबंध है वो बहुत निकट का नहीं है, यानी कि ये दूर से एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। अगला प्रश्न है समजात अंग और समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखो समजात अंग, तो समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी आधारभूत संरचना कैसी होती है, एक समान होती है, परंतु कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मेंढक, पक्षी और मनुष्य के अग्रपादों में अस्थियों की समान आधारभूत संरचना होती है, परंतु उनके कार्य कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। फिर अगला है समरूप। तो समरूप में क्या होगा कि कार्य तो एक जैसे हैं परंतु संरचना क्या है, संरचना अलग अलग है। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। जैसे कीट के पंख और पक्षी के पंख, इनके कार्य तो दोनों के एक जैसे हैं, दोनों उड़ने के काम आते हैं, लेकिन उनकी संरचना क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है। अगला प्रश्न है कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाइए। तो देखें हमने यहां पर क्या किया है, एक सफेद रंग के कुत्ते को लिया है और एक ठीक है, यहां पर देखो हमने सफेद रंग के कुत्तों के बीच में क्या कराया है, संकरण कराया है। तो एक नर था और एक मादा थी। तो जब इन दोनों के बीच में पहली पीढ़ी में संकरण कराया गया तो हमें क्या मिला कि पहली पीढ़ी में जितने भी कुत्ते थे वो सब कैसे थे, सफेद रंग के थे। ठीक है। फिर हमने क्या किया, दूसरी पीढ़ी में जब पहली पीढ़ी के ही जो हमें कुत्ते प्राप्त हुए थे सफेद रंग के, उनके बीच जब हमने क्या कराया, स्व परागण कराया, यानी स्व संकरण कराया, पहली पीढ़ी के युग्मकों का ही आपस में क्या कराया, संकरण कराया। तो हमें दूसरी पीढ़ी में क्या देखने को मिला कि इनमें 3 कुत्ते सफेद रंग की खाल के थे और एक कुत्ता कैसे मिला, एक काली खाल वाला कुत्ता मिला। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला कि यहां पर प्रभावी रंग क्या है, सफेद है, और अप्रभावी रंग कौन सा है, काला है। तो मतलब हम दूसरे शब्दों में और कैसे कह सकते हैं कि जो लक्षण है ना, जो लक्षण पहली पीढ़ी में अपने आप को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर पाता है वो लक्षण क्या कहलाता है, वो लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है। और जो लक्षण पहली पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता बल्कि दूसरी पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है वो क्या कहलाता है, वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। तो ऐसे भी आप कह सकते हो कि भाई एक सफेद रंग का था और एक काले रंग का था कुत्ता, इन दोनों के बीच में संकरण कराया तो हमें पहली पीढ़ी में सभी कैसे मिले, सफेद मिले। ठीक है, F1 पीढ़ी में। फिर हमने क्या किया कि F1 पीढ़ी में जो कुत्ते मिले उनके बीच में फिर से संकरण कराया, सफेद का सफेद के बीच में। तो हमें दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, दूसरी पीढ़ी में हमें कुछ हमें सफेद देखने को मिले और एक आधा क्या देखने को मिला, काला देखने को मिला। तो जो लक्षण हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं वो लक्षण क्या है, वो प्रभावी है, और जो लक्षण बहुत कम देखने को मिल रहे हैं वो कौन सा है, वो अप्रभावी लक्षण है। अगला है विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है। तो देखो जीवाश्म क्या होते हैं और उनका महत्व क्या है। तो पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए जाने वाले जीवाश्मों की अपेक्षा क्या है, अधिक नए हैं। यानी जो जीवाश्म हमें पृथ्वी की सतह के ऊपरी हिस्से में मिलते हैं उनको देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जीवाश्म क्या है, नवीन है, यानी इन जीवाश्मों का निर्माण बहुत कम समय पहले हुआ है। इससे यह ज्ञात होता है कि किस जीव का उद्भव पहले और किसका बाद में हुआ है। तो जिन जीवों के जीवाश्म पृथ्वी की सतह के ऊपरी हिस्से में देखने को मिलते हैं उन जीवों का उद्भव पहले हुआ होगा, और जिन जीवों के जीवाश्म पृथ्वी की सतह के बहुत अंदर गहराई में पाए जाते हैं या हमें देखने को मिलते हैं उन जीवों का निर्माण बहुत पहले हुआ होगा। तो यानी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से जीव पहले उत्पन्न हुए होंगे और कौन से बाद में। दूसरा, फॉसिल डेटिंग विधि से भी जीवाश्म के समय का निर्धारण किया जाता है तथा जीव के समय काल का क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। ये कई बार पूछा जाता है कि फॉसिल डेटिंग क्या है। तो फॉसिल डेटिंग क्या है, जीवाश्मों की समय निर्धारण या जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने का क्या है, एक तरीका है जिसकी सहायता से जीवाश्मों की समय की क्या की जाती है, गणना की जाती है, और इससे ये पता लगाया जाता है कि कौन सा जीव कौन से समय पर मौजूद था। अगला है जीवाश्म ऑर्कियोप्टेरिक्स दो भिन्न प्रकार के स्पीसीज के बीच में क्या है, एक कड़ी को दर्शाते हैं।
तो जीवाश्मों से जीवों और उनको पूर्वजों के बीच में विकासीय विशेषकों या संबंधों को स्थापित करने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। जीवाश्मों की मदद से हम ये कह सकते हैं कि कौन सा जीव कब इस धरती पर मौजूद था और उनके पूर्वज किस तरह इस अस्तित्व में रहते थे या उनके पूर्वज किस तरह दिखाई देते थे, इनके संबंध में हमें कुछ जानकारी देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए आप सब देखा होगा डायनासोर। तो डायनासोर को किसने नहीं देखा, लेकिन जो जीवाश्म मिल रहे हैं उनसे ये पता लगाया जा रहा है कि आज से हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व धरती पर ऐसे विशालकाय जीव मौजूद थे और धीरे धीरे वो क्या हो गए? विलुप्त हो गए। तो ये किसके जरिए पता चल रहा है? ये जीवाश्मों के जरिए ही पता चल रहा है कि आज से हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर ऐसे अलग अलग तरह के जीव मौजूद थे। अगला है, किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है? यानी कि किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जीवन है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? अजैविक पदार्थों से। अजैविक का मतलब जिनमें जीवन या जीव नहीं पाया जाता, जिनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता, उन पदार्थों से हुई है। तो देखें, स्टैनले एल मिलर और हेलाल्ड सी उरे द्वारा 1953 में किए गए प्रयोगों के आधार पर इसकी पुष्टि की जा सकती है। उन्होंने कैसे किया? उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण को निर्मित किया जो संभवतः प्राथमिक या प्राचीन वातावरण के क्या था? समान था। यानी इन वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रूप से एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो प्राचीन वातावरण के समान था। इसमें उन्होंने अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। जिस वातावरण का उन्होंने निर्माण किया उसमें ऑक्सीजन के अलावा दूसरी गैसें अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु मौजूद थे। पात्र में जल भी था और वहां पर क्या मौजूद था? जल भी मौजूद था। इसे 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा गया। गैसों के मिश्रण में चिंगारियां उत्पन्न की गई। जैसे आकाश में बिजली, एक सप्ताह के बाद 15% कार्बन सरल कार्बनिक यौगिकों में क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। जिससे क्या हुआ कि जैसे आकाश में बिजली के एक सप्ताह के बाद 15% जो कार्बन था वो सरल कार्बनिक यौगिकों में क्या हो गया? बदल गया। इसमें कई प्रकार के एमिनो अम्ल भी संश्लेषित हुए, जिससे प्रोटीन के अणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। और हम जानते हैं कि प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जीवन का आधार है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों से हुई है। ठीक है, ये कुछ प्रमाण या प्रयोग है। इन प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? अजैविक पदार्थों से हुई है। अगला है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक क्या होती है? स्थायी होती है। व्याख्या कीजिए, लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है? लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में विकास को यह किस तरह प्रभावित करता है? तो देखें, अलैंगिक जनन में क्या होता है? जनन की प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेता है। तो इसमें एक ही जनक से केवल क्या बनती है? डीएनए की कॉपी बनती है। क्योंकि जब एक ही जीव भाग ले रहा है तो डीएनए की कॉपी भी एक ही जीव से बनती है, जिसके कारण इसमें बहुत अधिक क्या होती है? समानताएं होती है। यानी अलैंगिक जनन में एक जीव से जो दूसरा जीव उत्पन्न होता है उसमें बहुत सारी अधिक समानताएं देखने को मिलती है, यानी विभिन्नताएं बहुत कम होती है। जैसे गन्ने के पौधे, इसमें थोड़ी बहुत विभिन्नताएं प्रतिकृति बनने के दौरान त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। यानी अलैंगिक जनन में थोड़ी कुछ विभिन्नताएं डीएनए की कॉपी बनने के दौरान जो चेंजेस होते हैं उसके कारण हमें कुछ विभिन्नताएं देखने को मिल सकती है, जो क्या होती है? बहुत ही न्यून यानी कि कम होती है। परंतु लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में जनन की प्रक्रिया में दो जीव भाग लेते हैं। इस कारण से दो जनन के युग्मकों से प्राप्त हुए डीएनए का क्या होता है? संलयन होता है। यानी एक डीएनए की कॉपी नर में बनती है और एक मादा में, और इन दोनों कॉपियों के मिलने से उसकी संतति में एक डीएनए कॉपी का निर्माण होता है, जिसके कारण संतति में बहुत अधिक विभिन्नताएं आ जाती हैं। और विभिन्नताओं का प्राकृतिक चयन होता है। क्या होता है? विभिन्नताओं का प्राकृतिक चयन होता है। प्राकृतिक चयन क्या होता है? कि प्रकृति के द्वारा उन विभिन्नताओं को महत्व दिया जाता है या उन लक्षणों को महत्व दिया जाता है जो प्रकृति के अनुकूल होते हैं। और अनुकूल विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? संचित होती रहती है तथा एक नई प्रजाति के रूप में क्या होती है? विकसित होती है। और ये जो विभिन्नता है ये क्या होती है? लैंगिक विभिन्नताएं या लैंगिक जनन कोशिकाओं में होने वाली विभिन्नताएं क्या होती है? वंशानुगत होती है। इसी कारण ये जैव विकास को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, तो लैंगिक विकास जो लैंगिक जनन है वो जैव विकास के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला है, संतति में नर और मादा जनकों द्वारा आनुवांशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है? बोल रहा है
कि संतान में नर और मादा जनकों के द्वारा जो आनुवांशिक योगदान है उसके द्वारा समान भागीदारी कैसे निश्चित की जाती है। तो देखें, लैंगिक जनन की क्रिया में जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दो भागों में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और जब निषेचन की क्रिया होती है तो युग्मनज में आधे गुणसूत्र पिता से और आधे गुणसूत्र माता से आकर आपस में क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। अर्थात नर से 23 गुणसूत्र और मादा से 23 गुणसूत्र मिलकर संतान में कितने गुणसूत्र बनते हैं, 46 गुणसूत्र बनते हैं। तथा बराबर की क्या होती है, बराबर की भागीदारी होती है। और यही कारण है कि प्रत्येक पीढ़ी के लक्षणों में हमें क्या देखने को मिलती है, विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केवल वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव के लिए उपयोगी होती है समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। क्या आप इस कथन से सहमत है, क्यों अथवा क्यों नहीं। बोल रहा है कि क्या केवल वे विभिन्नताएं जो केवल एकल जीव यानी एक जीव के लिए या एक प्रजाति के लिए उपयोगी होती है समष्टि में वो ही अपना अस्तित्व बनाए रखती है। क्या यह कथन सही है अथवा गलत है। तो हम कहेंगे हाँ, वे विभिन्नताएं जो किसी एकल जीव के लिए उपयोगी होती है वो समष्टि में अपना अस्तित्व बनाए रखती है। और उत्तरजीविता में लाभ वाली विभिन्नताओं का ही क्या होता है, प्राकृतिक चयन होता है। यानी उन विभिन्नताओं का ही प्राकृतिक चयन होता है जो उत्तरजीविता के लिए लाभदायी होती है। इसे हम एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। जैसे बात करें कि प्रारंभ में केवल क्या थे, हरे भुंग थे और कोय हरे पत्तियों में हरे भुंग को नहीं देख पाते थे, अतः इन्हें नहीं खा पाते हैं और जिससे भृंगों की समष्टि में लाल भृंगों की समष्टि की अपेक्षा हरे भृंगों की संख्या क्या हो गई, बढ़ती गई। अर्थात लाल भृंग और नीले भृंग की तुलना में हरे भृंग के लिए उत्तरजीविता क्या है, उत्तरजीविता के लिए वो लाभदायक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर केवल जो एक विभिन्नता थी यानी जो विभिन्नताएं थी वो केवल एक ही जीव की वृद्धि या उत्तरजीविता के लिए क्या है, लाभदायी है। बाकी जो विभिन्नताएं थी वो विभिन्नताएं उनके लिए लाभदायक नहीं थी। जैसे भृंग की बात करें तो इसके लिए केवल एक ही विभिन्नता जो हरा रंग था, वो हरा रंग क्या था, उपयोगी था, जिसके कारण हरे रंग के भृंगों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। लेकिन लाल रंग और नीले रंग के भृंग आसानी से कोए को दिखाई दे जाते थे और जिनके कारण कोओं के द्वारा इनका भक्षण कर लिया गया और इनकी उत्तरजीविता क्या होगी, धीरे धीरे खत्म हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अभ्यास के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।